एक बार फिर से इस मॉड्यूल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आइए अब हम अपने मॉड्यूल के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करें। तो हमारा पहला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह है उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण। उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण को समझने से पूर्व यह समझना आवश्यक है कि वास्तव में अंतर्राष्ट्रीयकरण है क्या। अंतर्राष्ट्रीयकरण वास्तव में एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत विभिन्न देश एक दूसरे को विभिन्न स्तरों पर सहयोग देते हैं, अर्थात सेवाओं, संसाधनों, तकनीकी इत्यादि का आदान प्रदान करते हैं। उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण का सिद्धांत अलग अलग देशों के बीच विद्यार्थियों, शिक्षकों, संस्थानों और कार्यक्रमों के आदान प्रदान पर आधारित है। भारत का उच्च शिक्षा क्षेत्र संख्याओं की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी शैक्षिक व्यवस्थाओं में से एक है। विद्यार्थियों के पंजीकरण में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है, परंतु भारत में अंतर्राष्ट्रीय छात्र घाटा बहुत अधिक है। जहां भारत से लगभग 7 लाख विद्यार्थी विदेश में जाते हैं, वहीं भारत में आने वाले बाहरी विद्यार्थियों अर्थात विदेशी विद्यार्थियों की संख्या मात्र लगभग 50,000 है। चूंकि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा अब सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का महत्वपूर्ण अंग बन चुकी है, ऐसे में इसे सुधारना एक आवश्यकता बन चुकी है। तो आइए अब जानते हैं कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा के सम्मुख क्या चुनौतियां हैं। अमेरिका तथा ब्रिटेन जैसे देश शिक्षा बुनियादी ढांचे में भारत से बहुत आगे हैं। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा का आधार आर्थिक व राजनीतिक अनिवार्यताएं हैं, जबकि भारत को अभी सामाजिक न्याय की स्थापना करना है। भारत में पढ़ने वाला विदेशी छात्र यहाँ रोजगार पाने में अत्यंत कठिनाइयों का अनुभव करता है। भारत के विश्वविद्यालय अभी भी दशकों पुराने पाठ्यक्रम को पढ़ा रहे हैं। इन सब के साथ विश्वविद्यालयों में स्वायत्तता की कमी, सरकारी फंड का अभाव भारत में अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों को आकर्षित होने से रोकता है। NEP 2020 में इनके लिए जो उपाय सुझाए गए हैं वे हैं: भारत को वहनीय लागत पर उच्चतर शिक्षा प्रदान करने वाले वैश्विक अध्ययन के गंतव्य के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। विदेश से आने वाले छात्रों के स्वागत और समर्थन से संबंधित सभी मामलों को समन्वित करने के लिए विदेशी छात्रों की मेजबानी करने वाले प्रत्येक उच्चतर शिक्षण संस्थान में एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र कार्यालय स्थापित किया जाएगा। उच्चतर गुणवत्ता वाले विदेशी संस्थानों के साथ अनुसंधान, शिक्षण सहयोग और संकाय छात्र आदान प्रदान की सुविधा को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही विदेश के साथ प्रासंगिक पारस्परिक रूप से लाभप्रद MOU पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। उच्चतर शिक्षा में उच्चतर प्रदर्शन करने वाले भारतीय विश्वविद्यालयों को अन्य देशों में परिसर स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और इसी तरह चुनिंदा विश्वविद्यालय जैसे देश के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में से चुनिंदा विश्वविद्यालयों को भारत में संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। इस तरह की सुविधा को सुनिश्चित करने के लिए एक वैधानिक फ्रेमवर्क विकसित किया जाएगा तथा ऐसे विश्वविद्यालयों के लिए भारत के अन्य स्वायत्त संस्थानों की तुलना में नियमों, शासन और मानदंडों के स्तर पर कुछ उदारता बरती जाएगी। इसके अलावा भारतीय संस्थानों और वैश्विक संस्थानों के बीच अनुसंधान सहयोग और छात्र आदान प्रदान को विशेष प्रयासों के माध्यम से बढ़ावा दिया जाएगा। विदेशी विश्वविद्यालयों में अर्जित किए गए क्रेडिट यहाँ मान्य होंगे और यदि वह उच्चतर शिक्षण संस्थान की आवश्यकताओं के अनुसार है तो इन्हें डिग्री प्रदान करने के लिए भी स्वीकार किया जाएगा। भारत की कई उच्च शिक्षण संस्थाओं ने अंतर्राष्ट्रीयकरण को अंगीकार करने की दिशा में अपने कदम बढ़ा दिए हैं। कोरोना काल
के पश्चात विश्व में संपूर्ण विश्व उच्च शिक्षा को बढ़ाने में दूतावासों, भर्ती एजेंटों की भूमिका परिवर्तित होगी। ऐसे में सरकार को संपूर्ण देश के शैक्षिक संस्थानों का मानक बढ़ाना होगा। निजी संस्थान भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसके लिए शिक्षा मंत्रालय के तत्वावधान में एक विभाग की स्थापना हो जो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा के समस्त कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी हो। आइए अब बात करते हैं व्यावसायिक शिक्षा की। भारत में व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 से 66 के सुझावों द्वारा हुई, जिस आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने अपनी मंजूरी प्रदान की। इसके आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने 1995 तक 12वीं कक्षा के 25% छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया। व्यावसायिक शिक्षा का विस्तार करने हेतु इसे दूरस्थ शिक्षा में भी सम्मिलित किया गया। आइए अब जानते हैं कि व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता क्या है और इसका महत्व क्या है। किसी देश के विकास में उस देश की शैक्षिक व्यवस्था का बहुत अधिक महत्व होता है। अगर उस शिक्षा का मुख्य उद्देश्य छात्रों को व्यवसाय दिलाना और उनको जीविकोपार्जन के योग्य बनाना हो तो उस देश का विकास निश्चित होता है। शिक्षा अपने वास्तविक उद्देश्यों और लक्ष्यों की प्राप्ति तभी कर सकता है जब वह शिक्षा व्यावसायिक हो। अब देखते हैं कि व्यावसायिक शिक्षा में किस तरह की बाधाएं व्यवधान उत्पन्न करती हैं। अतीत में व्यावसायिक शिक्षा मुख्य रूप से कक्षा 11-12 और कक्षा 8 तथा उससे ऊपर की कक्षा के ड्रॉप आउट्स पर केंद्रित थी। व्यावसायिक विषयों के साथ 11वीं-12वीं पास करने वाले विद्यार्थियों के पास आगे बढ़ने का स्पष्ट मार्ग नहीं था। प्रवेश मानदंड भी अवसरों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने की दृष्टि से डिजाइन नहीं किए गए थे। व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा की शिक्षा से कम महत्व की शिक्षा माना जाता था। इसके लिए जो उपाय किए गए हैं वे इस प्रकार हैं। समस्त शिक्षण संस्थान जैसे स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय चरणबद्ध तरीके से व्यावसायिक शिक्षा के कार्यक्रमों को मुख्य धारा की शिक्षा में एकीकृत किया जाएगा। वर्ष 2025 तक स्कूल और उच्चतर शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम 50% विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा का अनुभव प्रदान किया जाएगा। GER के लक्ष्यों को तय करते वक्त व्यावसायिक शिक्षा से जुड़े विद्यार्थियों को अर्थात उनकी संख्या को भी ध्यान में रखा जाएगा। व्यावसायिक क्षमताओं का विकास और अकादमिक या अन्य क्षमताओं का विकास साथ साथ होगा। स्कूलों में हब और स्पोक मॉडल में कौशल प्रतियोगिताएं भी स्थापित और सृजित की जाएंगी। उच्चतर शिक्षा संस्थान स्वयं ही या फिर उद्योगों और गैर सरकारी संगठनों के साथ साझेदारी में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करेंगे। अगले दशक में व्यावसायिक शिक्षा को चरणबद्ध तरीके से सभी स्कूल और उच्चतर शिक्षा संस्थानों में एकीकृत किया जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय इस पहल की देखरेख के लिए उद्योगों के सहयोग से व्यावसायिक शिक्षा के विशेषज्ञों और व्यावसायिक मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर एक राष्ट्रीय समिति नेशनल कमेटी फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन का गठन करेगा। राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क की प्रत्येक विषय व्यवसाय रोजगार के लिए अधिक विस्तार पूर्वक निर्मित किया जाएगा। तो आज हमने मॉड्यूल 11 के अंतर्गत NEP से जुड़ी जानकारी प्राप्त की। अंत में मैं आपको मॉड्यूल 11 को सफलतापूर्वक पूरा करने की बधाई और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद देता हूँ। आशा करता हूँ कि इस मॉड्यूल के द्वारा प्राप्त की गई जानकारी आपके लिए लाभप्रद होगी। NEP की ऐसी ही अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे कार्यक्रम से जुड़े रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।